सुप्रभात बच्चों। कक्षा 11 वाणिज्य संकाय सब्जेक्ट के अंतर्गत मैं वरिष्ठ व्याख्याता PS राजपूत आज आपके सामने इकाई 3 जिसका शीर्षक है रुकड़वही केसबुक का भाग 1 लेकर उपस्थित हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि बड़े बड़े व्यापारिक संस्थानों में बच्चों सौदों की संख्या बहुत अधिक होती है, वहाँ बहुत अधिक लेन देन होते हैं। तो अतः इन सभी सौदों को नकल बही में लेखा करना कठिन और असुविधाजनक होता है, क्योंकि जब सौदों की संख्या अधिक होगी और एक ही बही में एक ही व्यक्ति लिखेगा तो उसको समय और श्रम अधिक लगेगा। ऐसे में गलतियां होने की संभावना भी बढ़ जाती है, काम समय पे भी पूरा नहीं हो पाता है, बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। अनावश्यक रूप से नकल बही का आकार भी बढ़ जाएगा। तो जब कार्य की अधिकता होती है, कार्य अधिक होता है, काम करने वाले कम होते हैं, तो बहुत सारे उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो इन दोषों का निवारण करने के लिए, कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए, गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए क्या किया जाता है, इस बात ध्यान में रख करके नकल बही का हम विभाजन या उपविभाजन कर देते हैं, उसको वर्गों में बांट देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं, जिन्हें हम सहायक बहियों के नाम से जानते हैं। और इन सहायक बहियों के बच्चों नाम हैं रोकड़ बही, क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही, विक्रय वापसी बही, प्राप्य पत्र बही, देय पत्र बही और मुख्य जनरल। ये सहायक बहियाँ होती हैं जिनके नाम आप थ्योरी वाले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। इनको सहायक बहियों के नाम से बनाया, अर्थात ये जनरल के ही भाग हैं। जनरल के हमने इतने भाग कर दिए, इतने भाग किसी व्यापारी के लिए, सभी व्यापारियों के लिए अनिवार्य नहीं होते हैं। सभी व्यापारी अपनी सुविधा के हिसाब से इनका वर्गीकरण कर लेते हैं। जिन बहियों की आवश्यकता होती है वही रखती हैं, क्योंकि अनावश्यक रूप से विभाजन करना भी हमारे लिए दोषपूर्ण हो सकता है। दोषपूर्ण ये हो सकता है, कार्य बढ़ जाएगा तो फिर हमें काम करने वाले कर्मचारी भी चाहिए पड़ेंगे और उनको पारिश्रमिक भी देना पड़ेगा। तो कार्य का विभाजन हम अपनी सुविधा के अनुसार के व्यापार के स्वरूप के आधार पर करते हैं। तो बट यहाँ हम देख रहे हैं कि हाँ, जब काम ज़्यादा हो तो फिर उसका काम को सुविधाजनक सरल तरीके से समय पर करने का एक ही तरीका होता है कि उसको वर्गों में बांट दिया जाए। तो ये बहियाँ हुई। तो आज बच्चों हम रोकड़ बही के विषय में जानेंगे। रोकड़ बही पहली सहायक बही है। अभी हम दोहरा लेखा प्रणाली में लेखांकन के हम जानते हैं कि 3 चरण होते हैं, प्रारंभिक लेखा, वर्गीकरण और सारांश। तो प्रारंभिक लेखा के अंतर्गत पिछले आप वीडियो में आप जनरल में एंट्री करना आप सीखे। जैसे ही व्यापार में कोई सौदा होता है तो व्यापारी सबसे पहले जनरल या नकल बही में उसका लेखा कर लेता है। वो पिछले आपने 8 वीडियो देखे होंगे। मैंने 8 भाग में जनरल की विभिन्न प्रविष्टियों के माध्यम से आपको अवगत कराया है, बताया है। अब काम बड़ा हो गया है, मतलब जनरल में हम सारे लेखों को नहीं लिख सकते हैं, तो फिर उसके लिए हमने सहायक बहियाँ। तो सहायक बहियाँ भी प्रारंभिक लेखे का ही भाग होता है। तो नकल बही या सहायक बहियों का जो काम होता है प्रारंभिक लेखा। तो सहायक बहियों में पहली बही जो होती है रोकड़ बही होती है। रोकड़ बही से तात्पर्य बही बच्चों उस बही से होता है जिसमें व्यापारी सिर्फ और सिर्फ नगद लेन देनों का लेखा करता है। तो व्यापार में जितने भी सब नगद लेन देन होते हैं, उन लेन देनों का लेखा करने के लिए व्यापारी जो बही रखता है उसको रोकड़ बही के नाम से जानते हैं। बच्चों ये 4 तरह की होती है और इन 4 बहियों का उपयोग भी व्यापारी अपने व्यापार के स्वरूप पर निर्भर करता है कि कोई व्यापारी कितनी बहियाँ रखेगा। लेकिन साधारण रोकड़ बही जो होती है बच्चों सभी व्यापारी रखते हैं, चाहे छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, रोकड़ बही रखना अनिवार्य और प्रारंभिक लेखे की महत्वपूर्ण पुस्तक होती है। तो 4 प्रकार हो गए रोकड़ बही के। साधारण रोकड़ बही, द्विस्तंभी रोकड़ बही है, इसको 2 खाने वाली रोकड़ बही के नाम से भी जानते हैं। इस साधारण रोकड़ बही में रकम का कालम केवल एक ही होता है। 2 खाने वाली रोकड़ बही में रकम के साथ साथ बैंक का लेखा भी इसमें ही करते हैं। और एक होती है त्रिस्तंभीय रोकड़ बही, जिसमें 3 स्तंभ होते हैं, अर्थात रोकड़, बैंक और बट्टे का होता है।
और एक होती है लघु रोकड़ बही। अब इन 4 रोकड़ बहियों के हम अलग अलग चर्चा करेंगे। तो आज जो है वो साधारण रोकड़ बही को लेकर के चर्चा है। साधारण रोकड़ बही, जैसे कि मैंने यहाँ से बताया, रोकड़ बही सहायक बही भी है और प्रधान बही भी है, अर्थात ये 2 in 1 का काम करती है। ये एक ऐसी इकलौती बही है जो बही भी है और प्रधान बही की अर्थात खाते का काम भी करती है। रोकड़ बही के होते हुए फिर रोकड़ खाता बनाने की आवश्यकता या रखने की आवश्यकता अलग से नहीं होती है। इस बही में व्यापार में होने वाले सभी नगद सौदों का लेखा किया जाता है। व्यापार में जितने भी नगद सौदे होते हैं इस बही में लिखे जाते हैं। तो बच्चों, आज मैं इसी को लेकर के आपको बताऊंगा कि रोकड़ बही में लेखा कैसे किया जाता है, रोकड़ बही कैसे तैयार की जाती है, ये आप देखेंगे। तो आज मैं आपकी किताब का सवाल क्रमांक 1 निम्नलिखित व्यवहारों में अंकुर एंड सन्स नाम का एक फर्म है, एक संस्था है, जो उसके यहाँ निम्नलिखित लेन देन हुए हैं, उन लेन देनों को आपको रोकड़ बही में लिखना है। ये आपकी किताब है, पेज नंबर 221 का पहला ही सवाल है। पेज नंबर 221 पर दिया है, मैंने सवाल को भी यहाँ लिख दिया है सुविधा के लिए, और आपकी किताब में भी दिया है। जिन बच्चों पर किताब उपलब्ध नहीं है या दूसरे स्कूल के बच्चे हैं, वो इस सवाल को देख करके रोकड़ बही लिखना सीख पाएंगे। तो जुलाई 2016 के यहाँ लेन देन लिखे हैं। पहला लेन देन, रोकड़ से व्यापार आरंभ किया है 10,000 रुपये। दूसरा लेन देन जुलाई 3 नगद माल खरीदा 5,000। 7 जुलाई को मशीन क्रय की 3,000। 11 जुलाई को नगद माल बेचा 1,000। फिर 18 जुलाई को राम को माल बेचा 500 रुपये, और 20 जुलाई को राम से नकदी मिले 400, और 25 को मोहन को रोकड़ी माल बेचा 750, और 31 जुलाई को वेतन दिया 300 रुपये। यहाँ बच्चों हमें ये बात ध्यान रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इसमें यदि कोई नगद सौदा नहीं है तो उसको रोकड़ बही में नहीं लिखा जाएगा। आप देखिए यहाँ लिखा है राम को माल बेचा है, तो राम को माल बेचा है अर्थात उधार सौदा हुआ, तो इस सौदे का रोकड़ बही में लिखा नहीं होगा। बाकी जितने भी सौदे दिए हैं इस सवाल में सब नकदी की श्रेणी के हैं, सब रोकड़ बही में आएंगे। अब बच्चों यहाँ ये ध्यान रखना है, जो रोकड़ आएगी उसको हम रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में लिखेंगे, जिसको हम डेबिट पक्ष भी बोलते हैं, क्योंकि रोकड़ बही भी है और खाता भी है। जब बही के रूप में देखते हैं तो इसमें प्राप्ति और भुगतान पक्ष होते हैं, और खाते के रूप में देखते हैं तो इसको डेबिट और क्रेडिट के नाम से जानते हैं। अब इसका डेबिट पक्ष कौन सा है, क्रेडिट पक्ष कौन सा है, वो आगे देखें। तो सिंपल सा तरीका होता है बच्चों, जो रोकड़ आए उस रोकड़ को हमें रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष अर्थात डेबिट पक्ष, और बोलचाल की भाषा में मैं बोलूँ तो बाएं तरफ लिखना है इसको, और जो रोकड़ जाए बच्चों उसको दाएं तरफ अर्थात भुगतान पक्ष में, क्रेडिट पक्ष में इसको आपको लिखना होगी। तो ये आपका प्रश्न हो गया है। प्रश्न आपकी किताब में भी दिया है, यहाँ मैंने भी आपको दिखा दिया है। अब यहाँ आ जाते हैं बच्चों, लिखने से पहले आप ये देख लें, मैंने मौखिक तौर पर ये सब मौखिक तौर का काम है, बट मैंने यहाँ लिखित में भी आपको बता दिया है, मौखिक भी आप कर सकते हैं। कि जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि लेखांकन के अंतर्गत जनरल का बड़ा महत्व होता है, जनरल एंट्रियों का बड़ा महत्व होता है। लेखा शास्त्र में, लेखा कर्म में जनरल एक तरह से उसकी जान की तरह होती है। तो लेखांकन का कोई भी काम होगा उसमें जनरल का बड़ा योगदान होता है। तो पहले हमें ये देखना होगा, यदि हम इसकी जनरल एंट्री करें तो कहाँ रोकड़ खाता आ रहा है। ये भी एक इसका तरीका होता है कि रोकड़ को हम किस तरफ डेबिट करेंगे और किस तरफ क्रेडिट करेंगे। तो मोटे तौर पर मैंने इसकी जनरल एंट्रियाँ बनाकर भी आपको दिखा दी हैं। ये काम आपको करना नहीं है, सिर्फ समझना है, समझने के लिए है। यदि अपन जानते हैं व्यापार आरंभ होता है तो रोकड़ आती है, तो रोकड़ खाता डेबिट करते हैं और पूंजी खाता क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ हमें ये देखना है कि इस सौदे की यदि ये जनरल एंट्री की है तो रोकड़ खाता डेबिट हुआ है क्या क्रेडिट। यदि डेबिट हुआ है तो उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे, और क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। मोटे तौर पर यही बात होती है बच्चों, आए तो उसको डेबिट में लिखेंगे रोकड़ को, और जाए तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ऐसा भी करते हैं। तो ये जनरल करने की फिर आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब हम कहीं भ्रम में पड़ जाएँ कि असमंजस की स्थिति में हो जाएँ, तो फिर ऐसी स्थिति में फिर हमें खातों का जितने भी व्यवहार हैं उनकी जनरल एंट्री करके हमें देख लेना चाहिए।
तो देखो पहले सौदे में रोकड़ डेबिट हो रही है तो इसको मैं डेबिट पक्ष में लिखूंगा। दूसरे सौदे में माल खरीदा है तो यहाँ रोकड़ क्रेडिट हो रही है तो इसको क्रेडिट पक्ष में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा वो देखो। अच्छा, ये जनरल करने का मेरा उद्देश्य ये भी है बच्चों कि जब हम रोकड़ खाते में इसका लेखा करेंगे, इसको लिखेंगे, इसकी प्रविष्टि करेंगे तो इसको डेबिट पक्ष में लिखेंगे। बट जब मैं लिखूंगा तो इसके विवरण वाले कॉलम में कहीं भी रोकड़ शब्द नहीं आएगा। ये लेखांकन का नियम होता है कि जब हम किसी भी खाते में खतौनी करते हैं, खाते का काम करते हैं, तो उस खाते का नाम उसके विवरण वाले कॉलम में नहीं आता, हमेशा उसके विपरीत पक्ष का नाम आता है। इसलिए भी मैंने आपको ये जनरल एंट्री करके आपको दिखाई है। तो यहाँ रोकड़ खाता डेबिट है तो रोकड़ खाते के डेबिट में लिखूंगा, बट विवरण वाले कॉलम में मैं पूंजी खाता लिखूंगा। दूसरे वाले में रोकड़ खाता क्रेडिट करूंगा, लेकिन विवरण वाले खाते में मुझे क्रय खाता, अर्थात रोकड़ के विपरीत जो खाता आया उसका नाम हमें लिखना होता है। ये नियम होता है, इसे खतौनी का नियम भी कहते हैं, क्योंकि रोकड़ बही भी है और खाता भी है, इसलिए ये दोनों बातें एक साथ चल रही हैं आपकी। तो रोकड़ खाता डेबिट, पूंजी खाता क्रेडिट हो गया, अर्थात इससे रोकड़ खाते के डेबिट में लिखना है। क्रय खाता डेबिट और रोकड़ खाता क्रेडिट, अर्थात इसको रोकड़ खाते के क्रेडिट में लिखना है। तो मैंने सारे सौदों की जनरल एंट्रियाँ करके भी पहले आपको दिखाई हैं। मशीन खरीदी है तो मशीन खाता डेबिट हो गया और रोकड़ खाता क्रेडिट, अर्थात इस क्रेडिट में लिखूंगा, विवरण में मशीन खाता लिखूंगा। रोकड़ खाता डेबिट है और विक्रय खाता क्रेडिट है, रोकड़ खाते के डेबिट में लिखूंगा। राम वो देखो यहाँ बच्चों, राम का खाता डेबिट हो, विक्रय खाता, यहाँ रोकड़ शब्द नहीं आया है, इसलिए इसको रोकड़ खाते में कहीं इसकी एंट्री नहीं होगी। राम से नकदी मिली है तो रोकड़ खाता डेबिट है और राम का खाता क्रेडिट है, रोकड़ खाते के डेबिट में लिखूंगा। और माल बेचा है तो रोकड़ खाता डेबिट है और विक्रय खाता क्रेडिट है तो रोकड़ खाते के डेबिट में लिखूंगा। वेतन खाता डेबिट है और रोकड़ खाता क्रेडिट है, रोकड़ खाते के क्रेडिट में लिखूंगा। तो आपने देखा इनकी यदि हम जनरल एंट्रियाँ करें तो कहीं ना कहीं रोकड़ खाता डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। डेबिट हो रहा है तो उसको डेबिट में लिखना है और क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट, लेकिन बच्चों तभी हो रहा हो जरा रोकड़ आती है तो उसको डेबिट करते हैं, रोकड़ जाती है तो क्रेडिट करते हैं, क्योंकि रोकड़ खाता वस्तुगत खाता है, वास्तविक खाता है। वस्तुगत खाते का डेबिट क्रेडिट करने का नियम है, आने वाली वस्तु को हम डेबिट करते हैं और जाने वाली वस्तु को हम क्रेडिट करते हैं। तो उस हिसाब से नियम के हिसाब से भी अपन चलेंगे, नियम का भी ध्यान रखेंगे और एक दो सवाल में हम जनरल एंट्रियों का सहारा लेकर के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि लेखांकन में खाता बही का जो काम है उसका आधार बच्चों जनरल एंट्रियाँ ही होती हैं। आगे का आप सब कुछ जो काम होना है वो उसको बेस उसका जनरल से ही तैयार होता है। अब देखिए बच्चों, ये रोकड़ बही बनाई। अब मेन आंसर आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, मुख्य आंसर आप, ये रोकड़ बही का प्रारूप होता है। सिंपल केस बुक, मैंने बच्चों इंग्लिश में सवाल हल किया है, जनरल एंट्रियाँ इंग्लिश में दी हैं, मैं हिंदी में भी बोलूँगा मैं आपको। इंग्लिश में करेंगे तो सुविधाजनक भी होता है और आसानी से भी हो जाता है। सिंपल केस बुक या साधारण रोकड़ बही इसको बोलते हैं। बाएं तरफ इसको डेबिट बोलते हैं, दाएं तरफ इसको क्रेडिट बोलते हैं। जो डेबिट क्रेडिट का आपको पहले मतलब समझाया था वो असली मतलब यही है। डेबिट का मतलब खाते के बाईं ओर के भाग को डेबिट और दाईं ओर के भाग को हम क्रेडिट बोलते हैं। फिर बोलते हैं कि इसको डेबिट करो, इसको क्रेडिट करो। डेबिट करो क्रेडिट करो मतलब जब आप संबंधित खाते में लिखेंगे तो इसके डेबिट पक्ष में लिखेंगे और संबंधित खाते में लिखेंगे तो क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। देखिए इसमें कितने कॉलम होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम डेबिट में होते हैं और सेम 5 कॉलम क्रेडिट में होते हैं। डेट बच्चों वही डेट लिखेंगे जो सौदे की डेट है, जैसे जनरल में लिखते थे वैसी की वैसी लिखना है। सबसे ऊपर सन, फिर महीना, फिर डेट डालते हैं। पर्टिकुलर्स जिसको विवरण के नाम से भी जानते हैं, अब इसको कैसे लिखते हैं ये अभी मैं समझाऊंगा। वाउचर नंबर, व्यापार में जैसे कि आप जानते हैं लेखांकन का जो आधार होता है वो वाउचर होते हैं, उनके वाउचर नंबर यहाँ डाले जाते हैं। पहला सौदा जो होता है उसका एक वाउचर होता है और उसको 1 नंबर देते हैं, अगले वाउचर को 2 3 4 5 6 7 8, जैसे जैसे वाउचर लेन देन होते जाते हैं वाउचर की संख्या बढ़ती जाती है और उनको हम नंबरिंग देते हैं। तो रोकड़ बही में जो लिखने का आधार होंगे वो भी बच्चों वाउचर होंगे, वाउचर के आधार पर हम इसको लिखेंगे तो जो वाउचर नंबर होगा वो यहाँ डाला जाएगा। तो ये व्यवहारिक काम होता है। फिर बच्चों आप जानते हैं कि ये सहायक बही है और इससे हम खाते में खतौनी कर देंगे संबंधित खाते में। LF मतलब लेजर फोलियो का कॉलम है, तो खाते संबंधित खाते के किस पेज पर इसकी पोस्टिंग की गई है, खतौनी की गई है, उसका पेज नंबर यहाँ हम डाल देते हैं। तो जैसे जनरल में मैंने आपको बताया था कि ये कैपिटल अकाउंट
यहाँ केस बुक के तो ये डेबिट पक्ष में है, लेकिन दूसरा पक्ष इसका पूंजी खाता है, कैपिटल अकाउंट है, तो वहाँ कैपिटल अकाउंट आपके खाते में किस पेज पर है उसका पेज नंबर यहाँ डालते हैं। तो ये सब व्यवहारिक होता है। जब व्यवहारिक रूप में हम कहीं अकाउंटिंग करते हैं वहाँ लिखा जाता है। अभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पेज नंबर डालना अनिवार्य नहीं होता, बट कॉलम आपको पता होना चाहिए। वाउचर भी यहाँ आपको नहीं बनाना पड़ते हैं, क्योंकि प्रश्न ही आपका वाउचर होता है, प्रश्न से ही देखकर आपको आंसर लिखना होते हैं। वाउचर नंबर व्यवहारिक में होते हैं, लेकिन जब आप वास्तविक में कहीं अकाउंटिंग का काम करेंगे तो बच्चों सबसे पहले आप वाउचर ही तैयार करेंगे। और वाउचरिंग की नंबरिंग का तरीका होता है 1 से शुरू होता है, 1 से शुरू हो जाता है, और जहाँ तक साल भर में आपके वाउचर होंगे उतने नंबर डालते चलेंगे। फिर खाते में कैसे लिखते हैं वो आप अब यहाँ देखेंगे, वो नंबर डालते हैं। तो ये इसका डेबिट पक्ष हो गया, इसको प्राप्ति पक्ष भी बोलते हैं, रिसीप्ट, और ये पेमेंट अकाउंट हो गया। रोकड़ जो आएगी वो यहाँ लिखेंगे और जाएगी वो यहाँ लिखेंगे, सिंपल सी बात हो गई है। तारीख वही लिखेंगे जो प्रश्न में दी है, तारीख लिखने का वैसे ही तरीका है जो जनरल में आपको बताया। यहाँ वाउचर नंबर LF वो एक मीनिंग है जो डेबिट साइड में, वो क्रेडिट साइड में। और ये रकम वाला कॉलम है, ये रकम डेबिट का काम कर रहा है, रकम ये चूँकि बही भी है और बच्चों खाता भी है। तो एक साथ आप दो चीज़ें सीख रहे हैं, आप सहायक बही का भी काम सीख रहे हैं और एक तरह से आप वर्गीकरण का काम भी सीख रहे हैं। वर्गीकरण देखो, आप मैंने अभी आपको जनरल बताया ना, तो जनरल में सारे सौदे को डेट टू डेट लिखा है, 1 तारीख, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे क्रम से उनको मैंने लिखा है। बट वहाँ ये क्लियर नहीं हुआ कि उससे ये पता नहीं चल रहा है कि हमारे पास जुलाई के महीने में कितनी रोकड़ आई और कितनी गई और कितनी शेष बची, वो जनरल से पता नहीं चलेगा। इसलिए तो वर्गीकरण का काम किया जाता है। जनरल में केवल सौदों को रिकॉर्डेड करना होता है, जनरल का काम केवल सौदों को लिखना भर होता है। उससे हमें ही किसी खाते विशेष के विषय में संपूर्ण जानकारी एक नज़र में दिखाई नहीं देती है। तो फिर जब जनरल का काम बच्चों हमारा काम हो जाता है तो फिर हम खाता बही का काम करते हैं, इसको लेजर के नाम से जानते हैं। तो ये केस बुक चूँकि सहायक बही भी है और खाता बही भी है, दोनों है, 2 in 1 का काम कर रही है। इसलिए आप एक साथ दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, रोकड़ बही लिखना भी बता रहा हूँ मैं आपको और खतौनी करना भी बता रहा हूँ। खतौनी करने का नियम देखिए, पहली जनरल एंट्री आपने बच्चों क्या की है, रोकड़ खाता डेबिट किया है और कैश अकाउंट डेबिट किया है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है। तो देखो कैश अकाउंट का डेबिट पक्ष ये है, डेबिट पक्ष में लिखूंगा। तभी जैसे मैंने बताया था कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, अर्थात मैं इसको डेबिट साइड में लिखूंगा। जुलाई 1 का जो सौदा है, रोकड़ से व्यापार आरंभ किया है, उसकी आपने पीछे एंट्री की है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट लिखा है। तो कैश अकाउंट के मैं डेबिट पक्ष में लिखूंगा बच्चों, ये डेबिट पक्ष है। विवरण में अपोजिट खाता कौन सा आया है, तो वहाँ आपने देखा, देखो कैसे किया है आपने, देखिए मैं एंट्री पर फिर से ले चलता हूँ आपको। ये देखिए बच्चों, आपने ये एंट्री की है, यहाँ देखिए ये रोकड़ खाता आपने डेबिट किया है और पूंजी खाता क्रेडिट किया है। तो मैं रोकड़ खाते में लिख रहा हूँ, अभी मेरे पास सामने जो खाता खुला है वो रोकड़ खाता खुला है, तो इस खाते के मैं डेबिट में लिख रहा हूँ। बट अपोजिट नाम मेरा कौन सा है, पूंजी खाता है। तो विवरण वाले कॉलम में मैं ये लिखूँ, ये नहीं लिखूँगा। मैं वास्तव में खतौनी का काम इसमें कर रहा हूँ, रोकड़ खाते में कर रहा हूँ, कैश बुक में कर रहा हूँ, लिखने का काम मैं इसमें कर रहा हूँ। बट विवरण वाले कॉलम में जहाँ जहाँ रोकड़ आया उसके विपरीत खाता कौन सा, उसका नाम लिखा जाए। इसके विपरीत देखो बच्चों पूंजी खाता है, इसके विपरीत देखो क्रय खाता है। यहाँ रोकड़ बही के मैं क्रेडिट में लिखूँगा और विवरण में मेरा नाम क्रय खाता आएगा, अर्थात परचेस अकाउंट आएगा। क्रय को परचेस बोलते हैं, पूंजी को कैपिटल बोलते हैं। यहाँ समझ लीजिए फिर से, ये खतौनी का रूल्स होता है। जिस खाते में हम खतौनी कर रहे हैं, विवरण में हमेशा उसका विपरीत खाता कौन सा आया है। विपरीत खाता मतलब जनरल एंट्री करते समय आपने कौन से डेबिट वाले को क्रेडिट क्या किया है और क्रेडिट वाले को क्या डेबिट किया है, वो आएगा। तो वहाँ देखो मैं कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूँ, बट राशि कहाँ लिख रहा हूँ, मैं डेबिट में लिख रहा हूँ रोकड़ खाते। राशि तो मैं यही लिख रहा हूँ, बट यहाँ मैं इस शब्द को ले रहा हूँ। जब इसमें ये लिखूँगा तो फिर इसको लूँगा, राशि यही लिखी जाएगी। ये नियम होता है, जिस खाते में हम खतौनी कर रहे होते हैं उसका नाम नहीं आता, उसके विपरीत खाते का नाम आता है, बट राशि उसके सामने जो होती है वो लिखी जाती है। और फिर इसमें हम यहाँ इसका पेज नंबर डाल देते हैं। तो अब आप देखिए, यहाँ मशीन रोकड़ खाता है, यहाँ क्रेडिट में लिखूँगा तो विवरण मशीन लिखूँगा, यहाँ डेबिट में लिखूँगा तो विक्रय खाता लिखूँगा। अब आप देखेंगे यहाँ चूँकि रोकड़ शब्द नहीं आ रहा है इसलिए रोकड़ खाते में नहीं आएगी। यहाँ डेबिट में लिखूँगा तो विवरण में राम लिखूँगा, यहाँ डेबिट में लिखूँगा तो विवरण में विक्रय लिखूँगा, यहाँ क्रेडिट में लिखूँगा तो विवरण में वेतन लिखूँगा। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए,
तो पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। 2 बाई का इस्तेमाल करते हैं। डेबिट साइड में 2 शब्द होते हैं, क्रेडिट साइड में बाई। 2 का मतलब से होता है, बाई का मतलब को होता है। तो पहली एंट्री आपकी बच्चों कौन की थी? रोकड़ कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये डेबिट साइड में लिख दिया। ये ध्यान रखना है, मैं कैश अकाउंट में लिख रहा हूँ तो पर्टिकुलर में कैश शब्द नहीं आएगा, उसका अपोजिट कौन सा शब्द है? कैपिटल आ गया। और जो राशि मैंने कैश के सामने वाली लिखी है, कैपिटल के नहीं। अब जब मैं कैपिटल में लिखूंगा, कैपिटल अकाउंट खोलूंगा तो वहाँ कैश शब्द आएगा और राशि कैपिटल के सामने। क्लियर? इसको ठीक से समझ लें बच्चों, ये खतौनी का तरीका भी है। दूसरा सौदा देखो, नगद माल खरीदा है तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कैश अकाउंट क्रेडिट में आऊँगा, क्रेडिट साइड में। कैश का अपोजिट नाम कौन सा आ रहा है? क्रय। इसको परचेस बोलते हैं इंग्लिश में, परचेस अकाउंट। ये शब्द बच्चों किताब में दिए हैं, आपको स्पेलिंग याद करने की आवश्यकता नहीं है और धीरे धीरे लिखते लिखते आपको स्पेलिंग याद भी हो जाएगी, कठिन नहीं है। ये सब डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट, ये सब आप 2-4 सवाल में लिखेंगे तो सब याद है। हिंदी में लिखना है तो साधारण रोकड़ भाई, दिनांक, विवरण, वाउचर संख्या, प्रमाणक संख्या, खाता प्रश्न, रकम, सैम जी कालम है। तो ये दूसरी एंट्री हो गई आपकी। क्रय खाता डेबिट है और रोकड़ खाता क्रेडिट है। रोकड़ खाते के मुझे क्रेडिट में लिखना है, बट रोकड़ खाते का विपरीत शब्द कौन सा है? क्रय, जिसको हम परचेस बोलते हैं। तीसरा सौदा है नगद मशीन खरीदी है। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ रोकड़ आई थी इसलिए प्राप्ति में लिखा, यहाँ रोकड़ गई। माल खरीदा है तो रोकड़ जाएगी, मशीन खरीदेंगे तो रोकड़ जाएगी। तो यहाँ मशीन शब्द आएगा, क्रय नहीं आएगा, ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम संपत्ति खरीदते हैं तो संबंधित शब्द। तो इसकी एंट्री होगी मशीन खाता डेबिट टू रोकड़ खाता या कैश अकाउंट, मशीन टू कैश अकाउंट। ये 3000 रुपया है। फिर अगला सौदा है नगद माल बेचा है तो प्राप्त होगा। यहाँ दोनों में देखो रोकड़ गई तो आने वाली रोकड़ इधर और जाने वाली रोकड़ को इधर लिखते हैं, ये भी ध्यान रखना है। जो राशि आए उसको डेबिट में और जो राशि जाए उसको क्रेडिट में लिखते हैं। जो नगद आए वो डेबिट में और जो जाए, तो माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो रोकड़ खाता डेबिट होगा और विक्रय खाता क्रेडिट होगा। पीछे मैंने एंट्री करके आपको दिखाई है, आपने पीछे एंट्री देखी है। तो टू सेल्स अकाउंट, इंग्लिश में विक्रय को सेल्स बोलते हैं, 1000 रुपये हो गई। ठीक है। फिर राम को माल बेचा है, जो उधार लेन देन है, इसको रोकड़ बही में नहीं लिखना है। फिर अगले सौदे में राम से नकदी मिले हैं तो रोकड़ खाता डेबिट हुआ है, टू राम हुआ है। तो रोकड़ आई, राम से पैसा मिल रहा है, इसे टू राम लिख करके मैंने राशि लिख दी। फिर राम से नकदी मिले, फिर मोहन को रोकड़ी माल बेचा है सैम, तो फिर ये सैम विक्रय की एंट्री हो गई, ये भी विक्रय है और ये भी विक्रय है, ऐसी की एंट्री करेंगे। एक लेन देन कई प्रकार के एक रोकड़ बही में कई बार हो सकते हैं एक दिन में, लेकिन एक ही मान लिखा करते हैं और अलग अलग तारीख में लगो। तो राम को नकद माल बेचा है तो रोकड़ खाता डेबिट हो। मोहन को नकद माल बेचा, मोहन का खाता नहीं लिखेंगे यहाँ, रोकड़ खाता डेबिट करेंगे और विक्रय खाता क्रेडिट करेंगे। तो टू सेल्स आ गया, राशि 750 रुपये आ गया। तो ये राशि आई, कहाँ से आई? अब इसको ऐसे पढ़ेंगे बच्चों। पूंजी से कितने आए? 10,000। विक्रय से कितने आए? 1000। राम से कितने मिले? 400। 25 जुलाई में विक्रय से कितने आए? तो टोटल कितने आए? 12,150। ऐसे पढ़ा जाएगा। यदि हम यहाँ रोकड़ शब्द लिख देते थे फिर हमें पता ही नहीं चलता कि पैसा कहाँ से आया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विवरण वाले कॉलम में हम विपरीत खाते का नाम क्यों लिख रहे हैं, विपरीत खाते का नाम क्यों लिखा जाता है। विपरीत खाता का नाम लिखने से हमें दोहरा लिखा के जो सिद्धांत है उसका पालन भी तो हमें करना होता है कि एक खाते के डेबिट में लिखेंगे तो दूसरे खाते के क्रेडिट में। तो ये रोकड़ खाते के डेबिट में हो गया तो इन सब खातों के क्रेडिट में जाएगा। ये रोकड़ खाते के क्रेडिट में है तो इन सब खातों के डेबिट में लिखा जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। इतने सब खाते आपकी किताब में खोलेंगे, कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, राम, परचेज, मशीनरी, सैलरी। इस लेन देन के हिसाब से बच्चों आपकी बुक्स में इतने खाते। कैश अकाउंट जो हो गया, कैपिटल हो गया। एक पुस्तक में हमेशा एक ही खाता होता। तो ये खतौनी का रूल्स भी हो गया। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। पर्टिकुलर वाले कॉलम में आपको जिस खाते में हम लिख रहे हैं उसका नाम आपको नहीं लिखना है, ऊपर उसका विपरीत नाम लिखा जाएगा। इसलिए मैंने वो जनरल एंट्री करके आपको दिखाई। जनरल एंट्री करने का मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आपको बता सकूं कि मैंने ये विपरीत नाम क्यों लिखा है, यहाँ नाम ऐसा क्यों लिखा है। तो ये परचेज़ किया है बच्चों आपने 5,000, ये हो गया। मशीनरी हो गई, इस पर सैलरी दी है लास्ट तारीख में तो वेतन खाता डेबिट होगा और रोकड़ खाता क्रेडिट होगा। सैलरी अकाउंट डेबिट होगा और टू कैश अकाउंट लिया। तो ये 3 चीज़ों में पैसा गया है और 4 चीज़ों से पैसा आया है, ये होता है। इस तरह से बच्चों केस बुक लिखी जाती है। केस बुक हमेशा दैनिक लिखी जाती है
रोकड़ बही का शेष हमेशा दैनिक निकाला जाता है। बस अभ्यास के तौर से आपको महीने भर के लेन देन लिख करके आपको दिखा दिए गए हैं कि महीने भर के लेन देनों को आप कैसे लिखें। वैसे कायदा ये कहता है कि रोकड़ बही हमेशा दैनिक लिखी जाती है, दैनिक शेष उसका निकाला जाता है कि दिन भर में हमारे पास कहाँ से नकदी पैसा आया और कहाँ नकदी पैसा गया, और सुबह कितना पैसा था और शाम को कितना पैसा था। रोकड़ बही सभी व्यापारिक संस्थानों की, चाहे वो व्यापारिक हों या गैर व्यापारिक हों, सबके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो रोकड़ बही जो होते हैं सभी व्यापारी इसको सिंपल केस बुक या साधारण रोकड़ बही के नाम से जानते हैं। अब इसी को देखकर आप इसकी विशेषताएं बता सकते हैं, इसी को देखकर इसका लिखने का तरीका बता सकते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नगद लेन देनों का लेखा होता है। डेबिट साइड में जो पैसा आए वो, और क्रेडिट साइड में जो हो जाए, किस खाते से आया उसका नाम लिख देते हैं, जिस खाते से आया। जैसे पहले तारीख में आप देख रहे हैं पूंजी से आया, दूसरी 11 में आप देख रहे हैं विक्रय से आया, 20 में आप देख रहे हैं ग्राम से आया, फिर 25 में सेल से आया, फिर आप गया देख रहे हैं कि 3 तारीख में खरीदी में गया, मशीन खरीदी उसमें गया, फिर सैलरी में गया। तो ये देख कर के हम एक दृष्टि में बता सकते हैं कि किन मदों से कितनी कितनी राशि आई और किन मदों में कितनी कितनी राशि गई। ये कैश बुक के नाम से इसको जानी जाती है। अब बच्चों जैसे ही पूरा दिन हो जाता है, पूरे दिन का हिसाब किताब हमारी रोकड़ बही में आ जाता है, तो फिर इसका हम शेष निकालते हैं। अब शेष निकालने की प्रक्रिया समझ लीजिए अच्छे ढंग से। शेष कैसे निकाला जाता है, इसको बोलते हैं खातों का शेष निकालना या रोकड़ बही का शेष निकालना कैसे किया जाता है। तो व्यापारी क्या करता है, जैसे ही संबंधित खाते में डेबिट राशि डेबिट में लिख देता है और क्रेडिट राशि क्रेडिट में लिख देता है। तो रोकड़ बही का शेष तो बच्चों दैनिक निकाला जाता है, लेकिन अन्य सब खातों का शेष वार्षिक निकाला जाता है, 1 साल के अंत में ही निकाला जाता है। तो अब यहाँ बच्चों 1 महीने बराबर आप 1 साल या 1 दिन मान लीजिए रोकड़ बही में। तो अब मान लीजिए कि हमारे दिन भर के सारे लेन देन लिखा गए, तो हमने डेबिट साइड का जोड़ लगाएंगे और क्रेडिट साइड का जोड़ लगाएंगे। पहले दोनों पक्षों का हम जोड़ लगाते हैं। देखिए मैंने आगे क्या किया है, डेबिट साइड का हमारा जो कुल जोड़ है वो कितना आया, डेबिट साइड का कुल जोड़ 10,000, 5,000, 400 प्लस 750 बराबर 12,150। फिर मैंने क्रेडिट साइड का कुल जोड़ लगाया 5,000, 3,300 बराबर 8,000। ये दोनों पक्षों का जोड़ लगाते हैं। शेष निकालने की प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ। सभी खातों में आपको क्या करना है, जैसे ही खाते में राशि लिखा जाती है इसको खतौनी करना बोलते हैं। जनरल से खाते में लिखने की क्रिया को खतौनी करना या पोस्टिंग करने के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम डेबिट राशियों को डेबिट में लिख देते हैं और क्रेडिट राशियों को क्रेडिट में लिख देते हैं। और लिखने के बाद अभी हम पक्का जोड़ नहीं कर रहे हैं, पहले दोनों पक्षों का जोड़ लगाया, तो जिस पक्ष का जोड़ ज़्यादा आता है ज़्यादा वाले में से कम वाले को हम घटा देते हैं। यहाँ देख रहे हैं डेबिट साइड का जोड़ 12,150 आ रहा है और क्रेडिट साइड का जोड़ 8,300 आ रहा है। देखिए यहाँ जोड़ है 12,150 और यहाँ तो ज़्यादा में से कम वाला घटा करके ये अंतर की राशि हम ज्ञात कर लेते हैं। तो अंतर की राशि कितनी आ रही है, 3,850 आ रही है। इस राशि को जिस पक्ष में हमारा कम जोड़ है उस तरफ बैलेंस CD करके लिखेंगे। हिंदी में लिखना है तो शेष नीचे ले गए, लिख करके राशि रकम वाले कॉलम में लिख देते हैं। अब पक्का जोड़ दोनों पक्षों का बराबर कर देते हैं। इधर का जोड़ भी 12,150 हो गया और इधर का जोड़ भी 12,150 हो गया। अभी शेष निकालने में पहले मैंने इन 4 राशियों को जोड़ा था, 12,150 आया था, और यहाँ मैंने तीनों को जोड़ा था तो 8,300 आया। तो 12,150 में से मैंने 8,300 घटा दिए, तो मेरे जो शेष बचे, मतलब हमारे पास जुलाई के महीने में 12,150 रुपये आए, जिसमें से 8,300 चले गए, तो हमारे पास कितने पैसे बचे होंगे। ये शेष मतलब हमारी रोकड़ शेष को दर्शा रहा है। रोकड़ बही का शेष रोकड़ व्यापार में रोकड़ शेष को दर्शाता है। तो हमारे व्यापार में 3,850 रुपये हमारे पास तिजोरी या गल्ले या पेटी में रखे होंगे, और इसको हम मिलान कर लेंगे कि इतने पैसे हमारी तिजोरी में हैं कि नहीं। यदि नहीं है तो इसका मतलब कहीं लेन देन में गलती हो गई, तुरंत उसको दुरुस्त कर लेंगे। हाँ बच्चों, एक बात ध्यान रखना है, हमेशा रोकड़ बही के डेबिट साइड का ही जोड़ ज़्यादा आएगा और क्रेडिट साइड का जोड़ हमेशा कम रहेगा। कारण क्योंकि डेबिट साइड में प्राप्तियाँ होती हैं और क्रेडिट साइड में भुगतान होते हैं। कभी भी भुगतान प्राप्तियों से अधिक
नहीं हो सकते। यदि हमारे पास 12,150 रुपये हैं तो अधिकतम तो हम 12,150 का भुगतान कर सकते हैं, लेकिन 12,151 का भुगतान पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतने पैसे हमारे पास है ही नहीं है। तो क्रेडिट शेष तभी आएगा जब क्रेडिट साइड का जोड़ ज़्यादा है। अन्य खातों का शेष डेबिट क्रेडिट कोई भी हो सकता है, लेकिन रोकड़ बही या रोकड़ खाता जो होता है उसका शेष हमेशा डेबिट शेष ही होता है। ये क्वेश्चन भी ऐसा लिखा है, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा कि रोकड़ बही का क्रेडिट शेष क्यों नहीं होता। उसका कारण ये है कि कभी भी भुगतान प्राप्तियों से अधिक नहीं होते, क्योंकि जितने पास हमारे पास पैसा है उससे अधिक का हम नगद भुगतान नहीं कर सकते। इसे बच्चों खातों का शेष निकालने के नाम से जानते हैं। ये बैलेंस सीडी के नाम से बैलेंस हिंदी में लिखना है तो शेष सीडीज कैरी डाउन करना, और फिर दोनों पक्षों का योग बना। यहाँ ध्यान रखाना है कि पहले कच्चा जोड़ हमें रफ पे करना है। इधर का मैंने पहले कच्चा जोड़ 12,150 निकाला, इधर का कच्चा जोड़ 8,300 निकाला। इसमें से मैंने इस राशि को घटा दिया, घटाने के बाद इसको शेष करके, शेष हमेशा बच्चों लास्ट तारीख में निकलता है, तो यहाँ तारीख 31 जुलाई आएगी, आप 31 जुलाई लिख लेना। शेष हमेशा साल के अंत में निकाला जाता है। यहाँ चूँकि महीना दिया है तो महीने की आखिरी तारीख यहाँ मैं डाल दूँगा, तो ये 3,850 हो गया, तो 12,150। फिर दोनों पक्षों को पुनः बराबर कर देना। इस प्रक्रिया को खातों को शेष निकालने की प्रक्रिया भी। तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हो गए बच्चों। ये खतौनी वाला भाग भी कंप्लीट हो गया, कैश बुक वाला भाग भी कंप्लीट हो गया, खातों का शेष निकालना भी कंप्लीट हो गया, खतौनी कैसे की जाती है ये भी कंप्लीट हो गया, प्राप्तियाँ कहाँ लिखी जाती हैं, भुगतान कहाँ लिखे जाते हैं ये भी कंप्लीट हो गया, रोकड़ बही का क्रेडिट शेष क्यों नहीं होता ये भी कंप्लीट हो गया। तो ये एक सवाल में बहुत सारी आपकी थ्योरी के भाग और व्यवहारिक प्रश्नों का ज्ञान आपको इस वीडियो से मिल गया। तो इस वीडियो को आप पुनः बार बार सुनें, देखें, समझें। हाँ, मैंने जी हिंदी की जगह अंग्रेजी में ज़रूर लिख दी हैं, तो अंग्रेजी ट्रांसलेशन कैपिटल, पूंजी, सेल्स, विक्रय, राम को राम ही बोलेंगे, परचेज क्रय, मशीन को मशीन, सैलरी को वेतन बोलते हैं। यहाँ ज़रूर हिंदी में आपको लिखना है, तो शेष नी ऑब्लिक ले नीचे ले गए, ऐसा कर देंगे। तो इंग्लिश में लिखना ज़रा सुविधाजनक लग रहा है, तो और आप थोड़े से इन शब्दों को दोहराएंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। इससे दो काम भी हो गए, मेरे हिंदी माध्यम के विद्यार्थी तो सीखेंगे, अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी भी आसानी से सीख सकते हैं। तो ये खाते का शेष निकालना बोले, इस तरह से शेष निकालते हैं। ये रफ काम था, ये करना अनिवार्य नहीं होता है। इस तरह से बच्चों ये रोकड़ बही आपकी तैयार हो गई, और अब अगला वीडियो लेकर के, इसका पार्ट 2 लेकर के मैं हाजिर होऊंगा। पार्ट 2 में फिर मैं साधारण रोकड़ बही और बताऊंगा, साधारण रोकड़ बही के विषय में कैसे लेखा किया जाता है वो बताऊंगा। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, बट ये रोकड़ बही वाला भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि रोकड़ बही का सवाल एक ज़रूरी ही पूछा जाता है। और आगे जो आपको 2 खाने वाली रोकड़ बही, 3 खाने वाली रोकड़ बही बनाना है, तो जिस विद्यार्थी को साधारण रोकड़ बही बनाना आता है वो आसानी से 2 खाने वाली रोकड़ बही और 3 खाने वाली भी रोकड़ बही तैयार कर सकता है। तो आप इसको अच्छे से देखें, समझें। इस सवाल को पहले आप रफ कापी पर हल करके एक बार देख लें, फिर के फेर कापी पर उतारें। वीडियो में सारी बात स्पष्ट हो रही हैं। यदि कहीं असुविधा हो तो आप व्यक्तिगत रूप से कॉल करके भी मेरे से पूछ सकते हैं। समय का ज़रूर ध्यान रखेंगे, सुबह 9 से 12 के बीच में आप पूछें, और जब पूछें तो आपकी कापी किताब आपके सामने हाजिर होइए। आपने यदि अभी तक नवांकुर डिजी लेसन डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें, नवांकुर चैनल को सब्सक्राइब करें, और दूसरे लोगों से भी कहें। नवांकुर आप सभी के लिए कक्षा 11, कक्षा 12 सभी विषय, सभी कक्षाओं के वीडियो आपको दे रहा है। तो जो विद्यार्थी बिना किसी फीस के दे रहा है तो आप कृपया इसको डाउनलोड कर लें और देखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।